फर्स्ट FIR एज पर न्यू क्रिमिनल लॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2024। तो इतनी लेट अब कैसे फर्स्ट FIR? तो अब देखिए क्या हुआ है कि ठीक रात को 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हमारे पास 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं। कौन कौन से हैं वो? BNSS, BNS और BSA। BNSS किसकी जगह है? CRPC की जगह। BNS किसकी जगह है? IPC की जगह। और BSA किसकी जगह है? इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह। ठीक है, तो ये सारे हमारे लॉज आए हैं और ये कब से लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024। यहाँ पर आएगा 2024 कितने बजे से? मिडनाइट, 12 मिडनाइट से। तो ये हमारे नए लॉज आ गए और इसके अंडर क्या हुआ? सबसे पहली FIR भी लॉज हो गई। और मज़े की बात यह है कि जो पहली FIR लॉज हुई वहीं से इसका किस्सा कुछ शुरू हो गया। पहली FIR अगर इसमें देखो तो वहाँ कहाँ पे लॉज हुई थी? कमला मार्केट, मतलब ये मैटर कहाँ का है? दिल्ली का। सेंट्रल दिल्ली में FIR नंबर क्या है? 0263 और 1 तो इसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ये देखिए भारतीय न्याय संहिता का और सेक्शन नंबर क्या है? 285। 285 क्या कहता है? कहीं पर भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से किसी भी रोड पर किसी भी रास्ते पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हो तो ये क्राइम है। तो यहाँ पर किसने ऑब्स्ट्रक्शन करा? एक स्ट्रीट वेंडर था जो एक ठेला लगाता था और उसमें पानी भी बेचता था, खाने का सामान बेचता था। अब उसने रात को वहाँ पर अपना ठेला लगाया हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे कहा उसे हटाने के लिए, और उसने कर दिया मना और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस वाले ने उसको कितने बजे कहा? टाइम क्या है ये? 12:15 पर। उसने 12:15 पे कहा। वहाँ पर कुछ विटनेसेस भी थे, लेकिन उसने जब नहीं हटाया तो 1:30 बजे उसने इसकी FIR कर दी। और FIR करने के बाद जगह भी देख लो कहाँ है? नियर डीलक शौचालय अंडर फुट ओवर ब्रिज, नई दिल्ली। तो फुट ओवर ब्रिज के नीचे। तो अब उसने 1:30 बजे इसकी FIR कर दी और यहीं से मच गया हंगामा। जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने कहा कि हमारा बस जो है सिर्फ करीब लोगों पे चलता है, वो बेचारा अपने ठेले से रोजी रोटी कमा रहा था। और इसी से पता चलता है कि नए जो हमारे एक्ट्स हैं उससे पुलिस वाले कितना मिसयूज़ करते हैं। और बाद में हमें पता चला कि ये तो वैसे भी 1:30 बजे की बात है और ऐसे तो पहले भी होता था, ये कोई नया रूल तो नहीं है। तो इसमें फिर क्या क्लैरिफिकेशन बाद में आता है हमारे पास कि ये जो FIR थी ये फर्स्ट FIR नहीं थी। अमित शाह जी ने खुद क्लैरिफाई करा कि ये जो FIR थी ये पहली FIR नहीं थी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ। और इसमें भी केस जो रजिस्टर हुआ था वो 1:30 पर हुआ था। और ये वाली जो FIR थी ये फाइनली जो है क्वॉश भी हो गई है। इसको पुलिस वालों ने हटा दिया है। बस उन्हें अब एक कोर्ट को बताना पड़ेगा कि उन्होंने इस FIR को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल क्यों कर दिया? कि जब उन्होंने उसको प्राइमा फेशी CRPC नहीं है, अब BNSS के अंडर जब उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेट करा तो विटनेसेस भी बैकआउट कर गए और उन्हें इसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने इस FIR को डिसमिस कर दिया। देखो शाह जी ने क्या कहा? यूजिंग प्रोविजंस ऑफ द न्यू रिव्यू, मतलब पुराने वाले में ये भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने फटाफट से इस केस को खत्म कर दिया। तो अब देखते हैं पहली FIR थी कौन सी एक्चुअली। पहली FIR लॉन्च हुई थी ग्वालियर में। ग्वालियर में 12:10 मतलब 10 मिनट्स पास्ट मिडनाइट एक स्पोर्ट्स बाइक की चोरी का केस आया था जो कि 1.8 लाख की थी। तो भारतीय न्याय संहिता में सबसे पहला जो केस हुआ है वो 12:10 पर 1 जुलाई को 1.8 लाख की स्पोर्ट्स बाइक की चोरी का है। ऐसे ही हर जगह के अपने अपने केसेस हैं। भोपाल में पहला केस 12:16 पर था जो सेक्सुअल असॉल्ट और एग्जॉर्शन का था। छत्तीसगढ़ में 12:30 का था, एब्यूज का। गुजरात में पब्लिक रोड जैसे यहाँ पर था ऐसे ही मोटरसाइकिल वाले के खिलाफ था। और गुड़गांव में अगर आपने सुना हो तो एक मर्डर का केस है, वो थेफ्ट और मर्डर का है। तो अब ये सारे केसेस क्योंकि 1 जुलाई को 12 बजे के बाद हुए हैं तो अब ये किसके अंडर जाएंगे? BNSS, जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंडर। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे को बार बार ये कहा जाता है कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं इनमें बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि इनमें टाइम लाइन्स दी हैं जिसमें केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकता है। तो ये क्या टाइम लाइन्स हैं? चलिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो है वो है FIR का रजिस्ट्रेशन। FIR का रजिस्ट्रेशन जो है अब आपको पता ही होगा, ये हम EFIR भी कर सकते हैं और 0 FIR भी कर सकते हैं। 0 FIR अगर आपको याद हो पहले भी ये था कि 0 FIR का मतलब है कि ज्यूरिसडिक्शन किसी भी कोर्ट का हो लेकिन हम अपनी FIR जहाँ पर भी हम वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं और बाद में वो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो आगे भेजेंगे। तो ये पहले भी हो रहा था, ये डिपार्टमेंट में पहले भी हो रहा था, लेकिन अब ये जो 0 FIR का कॉन्सेप्ट है ये हमारे एक्ट का पार्ट हो गया है।
ऐसे EFIR ये एकदम नया वर्जन आया है जिसमें हम डिजिटली सारी FIR को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये FIR हम व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज से रिटन में हम कहीं से भी इस EFIR को लॉन्च कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या है कि उस FIR के बाद हमें 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर साइन करना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। FIR लॉन्च करने में जो प्रॉब्लम्स आती थी अब वो नहीं आएंगी। आपने उसे इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च कर दिया और 3 दिन में आप जाके साइन कर सकते हो। इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए टाइम लिमिट है वो है 7 डेज, और इससे क्या होगा, एविडेंस को टाइमली कलेक्ट किया जा सकेगा। इन्वेस्टिगेशन का अपडेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये पता चलता है कि अब विक्टिम्स जो हैं और जो विक्टिम्स हैं उन्हें पता रहेगा कि उनका केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे होम मिनिस्टर जी ने बार बार कहा है कि इस बार जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ पुलिस वालों को। तो उनको इन्फॉर्मेशन कब दी जाएगी, रेगुलरली विद इन 90 डेज, उन्हें 90 दिन के अंदर अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पर उन्हें FIR जो लॉन्च हुई है उसकी फ्री में कॉपी भी देनी है। ठीक है, उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के लिए 60 डेज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सबमिशन, मतलब 60 दिन, 2 महीनों के अंदर अंदर उन्हें चार्जेस को पुलिस वालों को फ्रेम करना है। इससे क्या होगा, स्ट्रीमलाइन कर दिया उन्होंने ट्रायल का इनिशिएशन और प्रोसेस को फास्ट कर दिया। अब कई बार क्या होता था, पहले जिसके खिलाफ केस है वो एब्सेंट हो जाता था और हमारा केस अटक जाता था। अब क्या है, ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब अगर कोई जना एब्सेंट है केस तब भी आगे चलता रहेगा, और 90 डेज फ्रेमिंग चार्जेस के अंदर अगर वो नहीं आता है तो केस आगे चढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, एक्सपेडाइट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एब्सकॉन्डिंग डिफेंडेंट्स। तो अगर कोई जना बाहर भाग गया है, मिल नहीं रहा है, तो अब ये नहीं है कि उसके इंतज़ार में हम केस को लटकाए रहेंगे, बल्कि अब ये और भी चीज़ हो गई है। पहले अगर कोई बाहर है और हम उसके साथ उसकी पेशी नहीं हो पा रही है तो हम उसको डिजिटली भी उसकी पेशी हम कर सकते हैं। उसके बाद जजमेंट का डिक्लेरेशन जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है तो वो 45 डेज़ के अंदर देना ज़रूरी है, वरना क्या होता था, कई कई साल तक जजमेंट पेंडिंग रहता था। अब इससे क्या होता है, प्रॉम्प्ट लीगल रेजोल्यूशन। और फाइनली एक और देख लेते हैं, कोर्ट का डिसीजन वो जो है आर्ग्यूमेंट खत्म होने के 30 to 45 डेज़ के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, और यहाँ भी टाइम फ्रेम फॉर एक्विटल मिल रहा है। अब इन टाइम लाइन से क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा और हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अमित शाह जी ने फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जब वो फर्स्ट FIR के ऊपर हंगामा हुआ, और उन्होंने ये बताया कि ये वाले जो नए लॉज हैं इनके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये विक्टिम सेंट्रिक हैं और जस्टिस ओरिएंटेड है। पहले वाला जो IPC था वो क्या था, पीनल कोड था, मतलब पनिशमेंट से डील करता था, लेकिन अब जो है हमारा वो क्या है, न्याय संहिता। तो ये न्याय देता है, तो ये जस्टिस ओरिएंटेड है, और इसीलिए सारी टाइम लाइन्स हैं ताकि लोगों को जस्टिस टाइमली मिले। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू लॉज आर डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली। जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, किसी से राय नहीं ली गई, इस पर दोबारा से डिस्कशन हो, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने बहुत एक्सटेंसिव डिबेट किया था। उसके बाद ये जो है ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों, आप देखो, विमेन एंड चिल्ड्रन ये पूरा कंसोलिडेट करके एक अलग सेक्शन बनाया। उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी, ये तो हम सब ने देख लिया, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हुआ है। अब ये कैसे लागू होगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। पुलिस वाले हर चीज़ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, हम डिजिटली हर चीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हमारे पुलिस वाले, हमारे पुलिस स्टेशन और ये सारी चीज़ें कितनी इक्विप्ड हैं इन सबको करने के लिए। हमने पुलिस थानों की भी कंडीशन देखी है, पुलिस वालों की भी देखी है, लेकिन उनको बहुत ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं, बिल्स भी पास हुए हैं जिनमें उनको टैब्स वगैरह मिल रहे हैं, और तब तक कि उनको अपने ही फ़ोन का यूज़ करने के लिए कहा गया है। देखते हैं, अभी तो ये भी कंसल्ट हो रहा है कि उनको हम बॉडी पे जो फिक्स हो जाते हैं वो कैमरे दिए जाएं, देखते हैं। और अब अमित शाह जी का ये भी कहना है कि ऐसे हमने लॉज बनाए हैं जो अगले 50 साल तक टेक्नोलॉजी को फेस कर सकते हैं। अवेलेबल इन द 8th शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये भी एक इसमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आपने ये हिंदी में क्यों लिखा। तो उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदी ही नहीं है, संहिता जो है वो संस्कृत का वर्ड है, और वैसे भी ये हर लैंग्वेज में, जो हमारी 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन 8 में आएगा, और जो कोर्ट में केसेस हैं वो भी इन 8 लैंग्वेजेस में लड़े जा सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी जो है जस्टिस पर है इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, और इसीलिए जो हमने अभी टाइमलाइंस करी थी उसके बारे में। इसमें विक्टिम्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया, और पहली बार इसमें जो कंप्लेंट कर रहा है उसके को भी प्रोटेक्शन दिया गया है। सेट्स अ डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसीजर, और इतना अच्छा इसमें उनके अकॉर्डिंग अगर ये सब कुछ ढंग से लागू हो, जो कि एक्चुअली क्या है, लिखना तो बहुत आसान है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे डिफिकल्ट है। अगर ये लागू हो गया अच्छे से, तो जस्टिस कैन बी सर्व्ड इन ऑल द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन 3 years फ्रॉम द फाइलिंग और FIR। तो ये जितनी डेडलाइंस हैं अगर ये एक्चुअली फॉलो होने लगी
तो सुप्रीम कोर्ट तक भी, मतलब सारे लेवल्स क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट में भी 3 साल के अंदर अंदर आपकी किसी भी पेशी के ऊपर हमारा डिसीजन आ सकता है, और उनके अकॉर्डिंग 90% कन्विक्शन रेट इसमें होना चाहिए। तो चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इम्प्लीमेंटेशन। लॉज तो हमारे बहुत अच्छे हैं, और एक और भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि 75 साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को और हम अपने लॉज को दोबारा फ्रेम नहीं कर पाए। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि हम अपने लॉज को फ्रेम करें, लेकिन अब वो कितने सक्सेसफुल होते हैं ये हमें आगे चल के पता चलेगा। सेक्शन 187, इस पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसलिए मैं इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ कि बीएनएसएस में एक जगह दिया हुआ था कि पहले जो था सीआरपीसी में रिमांड पीरियड 15 डेज़ का था, और इस पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि अब ये अगर 60 से 90 डेज़ हो गया तो पुलिस वालों को बहुत ही ज़्यादा पावर मिल जाएगी, और वो 3 महीने तक किसी को भी अपने कोर्ट में अपने जेल में रख सकते हैं। तो अमित शाह जी ने ये क्लैरिफाई करा है, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट इन बीएनएसएस ऑल्सो द रिमांड पीरियड इज 15 डेज। उन्होंने ये क्लैरिफाई करा कि बीएनएसएस में भी रिमांड पीरियड कितना है, सिर्फ 15 डेज। अर्लियर इफ एन अक्यूज वॉज सेंट टू द पुलिस रिमांड एंड ही वुड गेट हिमसेल्फ एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर 15 डेज, देयर वुड बी नो इंट्रोगेशन एट इज रिमांड पीरियड वुड एक्सपायर। उनका रीज़न क्या दिया उन्होंने कहा ये 15 दिन का था। अब अगर मान लीजिए किसी ने कोई कांड किया और उसके बाद जो है 15 दिन वो एडमिट हो गया, अब अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 15 दिन के लिए तो उसका रिमांड का पीरियड तो ख़त्म। अब उसका अगर रिमांड का पीरियड ख़त्म हो गया तो उससे बाद में कोई भी इंट्रोगेशन हो ही नहीं सकता। तो इसको हटाने के लिए, और कई बार क्या होता है कि 2 एक्यूज को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ उनका इंट्रोगेशन करना पड़ता है, कभी एक एक्यूज मिलता है कभी दूसरा एक्यूज मिलता है, और इसी में 15 दिन बीत जाते हैं और हमारा जो मैटर है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब इसलिए उन्होंने क्या किया है कि पुलिस रिमांड तो अभी 15 ही दिन की है, लेकिन ये जो डिटेंशन है ये होल भी हो सकता है, पार्ट्स में भी, मतलब एक बार आपने 5 दिन को रख लिया, अगली बार 10 दिन को रख लिया, ये अलग अलग पार्ट्स में हो सकता है। और ये जो टोटल ड्यूरेशन है जिसमें आप रिमांड में किसी को रख सकते हो, जो टोटल ड्यूरेशन है ये 60 to 90 डेज हो सकती है, और इसमें आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 15 ही दिन का मिलेगा, चाहे 5 और 10 करके लो, चाहे आप 15 लो, और हो सकता है आप 15 ना लो। तो ये जो है इसका क्लैरिफिकेशन ये भी अमित शाह जी ने दिया है। अब थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं जो इसमें धीरे धीरे सामने आएंगी। कोई भी लॉ जब आता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होते ही, धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और शेयर भी कर देना जितने भी लोगों को ये आपको लगता है फ़ायदा करे। थैंक